So, today we are going to move ahead on our CA Final Financial Reporting, Comprehensive Revision Batch Ind AS 102, day number 3. Okay, I hope आपने second session भी पूरा देखा है. Okay, now we are moving on our hashtag number 7 and hashtag number 8. अभी तक हमने जो पढ़ा उसका मैं क्विक ओवरव्यू बता दूं तो हमने इंड एस 102 में शेयर बेस्ड पेमेंट में मैंने आपको ओवरव्यू बताया था चैप्टर का कि हमें तो एक पढ़ना है शेयर बेस्ड पेमेंट विद एम्प्लॉइज, देन शेयर बेस्ड पेमेंट विद अदर्स एंड स्पेशल इश्यूज. विद एम्प्लॉइज में हमने इक्विटी सेटलमेंट ऑप्शन जिसको हम ई शॉप्स बोलते हैं, कैश सेटलमेंट ऑप्शन जिसको हम स्टॉक अप्रिशिएशन राइट्स बोलते हैं, और कैश और इक्विटी सेटल, ये वाले ऑप्शंस मैंने आपको पूरे बता दिए थे. आज हमें कवर करना है रिवीजन में ये, और इस चैप्टर को पूरा खत्म करना है. अगले 1 घंटे के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे. एंड दोस्तों, मैं आपसे बहुत सिंपल रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे रिवीजन तब तक सार्थक नहीं है आपके लिए जब तक कि आप खुद से इस इन लेक्चर्स के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते. प्लीज डू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू थिंक it is fruitful or not, and do let me know whatever are your feedbacks. Okay, and कोई भी प्रॉब्लम हो just WhatsApp me because HD है तो possible है. Now we are moving ahead on our hashtag number 7. Hashtag number 7, that is share based payment with others. सर ये क्या होता है with others? मतलब other than the employees. और मैंने आपको बताया था सेशन नंबर 1 में कि भाई साहब अगर शेयर बेस्ड पेमेंट अदर देन दी एम्प्लॉइज होता है तो हमें क्या करना है, इमीडिएट सेटलमेंट करना होता है. यस और नो? यस और नो? मैंने आपको डे 1 पे बताया था फर्स्ट सेशन में. तो यहाँ पे वही चीज है. हैशटैग नंबर 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं शेयर बेस्ड पेमेंट विद अदर्स. यहाँ पर क्या है, सबसे पहली चीज फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस. क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको ना इनिशियली मैंने आपको इंट्रोडक्शन हैशटैग नंबर 1 के अंदर बताया था पेमेंट टू होम एंड व्हेन, ये वाला मैंने आपको बताया था. तो डेफर्ड पेमेंट अगर होता है तो सिर्फ एम्प्लॉय को होता है, लेकिन इमीडिएट पेमेंट टू एनीबडी अदर देन दी एम्प्लॉय, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था, है ना. और वहां पे इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होता है, गुड्स और सर्विस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, और इसका वैल्यू जो होता है वो बेस्ड होता है गुड्स और सर्विस पे, या फिर अगर ये डिटर्मिनेबल नहीं है तो वैल्यू शेयर्स के बेसिस पे होता है. आई होप यू आर गेटिंग इट. स्वप्निल, रहमान, yes or no? Okay, now the point is we are moving ahead on this. इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये मान के चलना, हम जो भी पढ़ रहे हैं शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम में वो अदर देन एम्प्लॉइज पढ़ रहे हैं. जब हम अदर देन एम्प्लॉइज पढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि इमीडिएटली सेटलमेंट होने वाला है. ठीक है, तो मैंने आपको क्विकली रिकैप करा दिया. ये मैंने आपको पहले ही बोला था, ये रिवीजन सीरीज रिवीजन से ज्यादा ही मिलना है, क्रैश से थोड़ा सा कम मिलना है. ठीक है, ओके. नाउ तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, शेयर बेस्ड पेमेंट विद अदर्स, यहाँ पर गुड्स भी हो सकता है, गुड्स के फॉर्म में भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, सर्विसेज के फॉर्म में भी ट्रांजैक्शन हो सकता है. किससे? अदर देन दी एम्प्लॉइज. ठीक है, तो यहाँ पे इंड एस 102 बोलता है कि फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस फ्रॉम अदर्स शुड बी कंसिडर्ड फॉर अकाउंटिंग अंडर शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन. Fair value of goods or services from others should be considered for accounting under share-based payment transactions. If fair value of the goods or services are not determinable, then consider fair value of equity shares issued as consideration. मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे पहले हम जो मेजरमेंट करेंगे वो किस पे बेसिस पे करेंगे, गुड्स और सर्विस के अमाउंट पे. अगर वो मेजरेबल नहीं है तो फिर हम किस पे करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में. Recognition of transaction should be done as and when goods or services are received. और रिकॉग्नाइज कब करेंगे हम, जब गुड्स और सर्विस रिसीव हो जाएंगे, इमीडिएटली सेटलमेंट हो जाएगा. यस और नो? ये तीनों लाइनें बस वही है, उसी चीज को बता रही. ओके, देन अकाउंटिंग कैसे होगी. अब यहाँ पे भी दोस्तों 3 ऑप्शन है वही वाले. कौन से? इक्विटी सेटलमेंट, कैश सेटलमेंट, या फिर कैश अल्टरनेटिव एज वेल एज इक्विटी अल्टरनेटिव, दोनों ऑप्शन. तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इक्विटी सेटलमेंट ऑप्शन. किसके केस में? सर, अदर्स के केसेस में. अब यहाँ पे पहला, इमीडिएटली अगर सेटलमेंट हो रहा है, सबसे पहली बात, इमीडिएटली अगर सेटलमेंट हो रहा है तो उस केस में या तो उसने परचेज किया होगा कोई आइटम, और उसके अलावा परचेज के अलावा हो सकता है कोई सर्विस ली होगी पीपीई के फॉर्म में, या परचेज किया होगा कुछ, या कोई एक्सपेंस इनकर हुआ होगा, तो अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी। क्यों? क्योंकि इक्विटी सेटलमेंट ऑप्शन है। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इक्विटी सेटलमेंट ऑप्शन क्यों है। सेम, ये तो हो गया इमीडिएट सेटलमेंट। ये समझ में आया कि नहीं? डन। ओके, क्रेडिट सेटलमेंट की अगर मैं बात करूं, तो अब क्रेडिट सेटलमेंट मतलब आज आपने पेमेंट किया है क्या? नहीं किया, आगे जाके आप पेमेंट करोगे। तो इस केस में पीपी स्लैश परचेज स्लैश एक्सपेंस, अपने को क्वेश्चन में गिवन होगा कि पीपी परचेज की है या कुछ और परचेज किया है या एक्सपेंस इनकर किया है, टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे हमने डायरेक्टली इमीडिएट सेटलमेंट के केस में इक्विटी से किया था। यहाँ आप शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट को ओपन करेंगे और जिस दिन सेटलमेंट होगा उस दिन शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कर दे। इज दैट क्लियर गाइस? अरे तुमको समझा कि नहीं? ओके, नाउ एडवांस पेमेंट्स। एडवांस पेमेंट मतलब यहां पर कंपनी ने पेमेंट पहले कर दिया, गुड्स और सर्विस बाद में आएगा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी एडवांस फॉर पीपी परचेज स्लैश एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। ठीक है, मतलब पहले से इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, बाद में जब गुड्स और सर्विस रिसीव हुए तो पीपी स्लैश परचेज स्लैश एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एडवांस फॉर पीपी परचेज एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल था। तो ये हो गया हमारा इक्विटी सेटलमेंट ऑप्शन। अब हमें ज्यादा टाइम नहीं लगना है, आते हैं हम कैश सेटलमेंट ऑप्शन पर। कैश सेटलमेंट ऑप्शन क्या होता है? कैश सेटलमेंट ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पेमेंट किस फॉर्म में हो रहा है? कैश में हो रहा है, तो यहाँ पर शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी की बात होगी। यस और नो? अब यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी वही बात है। किस चीज की? सर, इमीडिएटली सेटलमेंट हुआ अगर कैश सेटलमेंट ऑप्शन तो सर पीपी स्लैश परचेज स्लैश एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और इमीडिएटली सेटलमेंट हुआ है, कैश सेटलमेंट ऑप्शन है, तो डायरेक्टली कैश और बैंक लिखोगे ना, यहाँ पे डेफरमेंट है ही नहीं। यस और नो? तो अगर इस तरह की एंट्री हुई तो ये 102 की एंट्री ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट कवर्ड अंडर इंड एस 102, बट इफ पीपी इज परचेज, अगर पीपी परचेज हुआ मतलब एंट्री क्या हुई होगी? पीपी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तो ये इंड एस 16 के अंदर कवर होगा। लेकिन सर, इफ गुड्स वेयर परचेज अदर देन पीपी, देन वो इंड एस 2 में जाएगा। एंड इफ एक्सपेंसेस इनकर्ड, देन डिपेंड करेगा वो कौन सा एक्सपेंस है उस इंडेस में। मतलब ये वाली एंट्री इंडेस 102 में कवर नहीं होती। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? इज दैट क्लियर? यस और नो? आंसर इज ओके। वी आर मूविंग अहेड। क्रेडिट सेटलमेंट के केस में क्या होगा? ईपी स्लैश परचेज स्लैश एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी। जैसे वहां पे क्रेडिट में क्या होता था? रिजर्व ओपन होता था, यहाँ पे लायबिलिटी ओपन होगी। बस याद रखना, शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी क्यों ओपन होती है? क्योंकि फेयर वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग। जो डिफरेंस आएगा वो पीओरएल में जाएगा टू बैंक, क्योंकि कैश और बैंक। यस, any change in the share based payment liability due to change in fair value of option or fair value of shares, then such difference due to change in share based payment liability transferred to PRL. Yes or no? Yes or no? आंसर इज यस। बस इसमें दो ही केसेस हैं। उसमें कितने थे? इक्विटी सेटलमेंट में तीन, इमीडिएटली क्रेडिट सेटलमेंट और एडवांस पेमेंट। यहां पे कितने हैं? दो, इमीडिएटली सेटलमेंट और क्रेडिट सेटलमेंट। नाउ दिस इज द थर्ड वन, कैश अल्टरनेटिव और इक्विटी अल्टरनेटिव। ये किसके केस में? शेयर बेस्ड पेमेंट टू अदर्स के केस में। तो सबसे पहले अगेन स्टेप नंबर वन, कैलकुलेट करना है इक्विटी कंपोनेंट। इक्विटी कंपोनेंट कितना आएगा? एनी मनी इन एक्सेस ऑफ, मनी इन एक्सेस ऑफ व्हाट? वापस से, क्योंकि देखो तुम भूल जाओगे, मुझे मालूम है। भूल गए क्या? If expense under equity alternative is more than the expense under cash alternative, then excess expense should be credited to share based payment. मतलब इक्विटी ऑप्शन का जो एक्सपेंस है वो अगर ग्रेटर देन है कैश वाले में, तो फिर जो इक्विटी वाला एक्सेस अमाउंट है वो कहाँ जाएगा? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में, और बाकी का शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी में। क्यों? क्योंकि डे वन पे तो आपको पता ही नहीं रहता है ना कि भाई इक्विटी में सेटलमेंट होना है या कैश में, क्योंकि वहां तो ऑप्शन किसके हाथ में है? सर वहां पर ऑप्शन है किसके हाथ में? सामने वाले पर्सन के हाथ में, कि वो कौन सा ऑप्ट कर रहे हैं। यस और नो? आंसर इज यस। नाउ जर्नल एंट्री क्या होगी? पीपी स्लैश परचेज स्लैश एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी।
सेटलमेंट के टाइम पे क्या होगा, या तो कैश में होगा या इक्विटी में होगा। तो किस तरीके से, सेम जैसा कि हमने हैशटैग 6 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, अगर कैश में हो रहा है तो शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये मैंने जो हैशटैग स्टार बनाया ना, शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी में अगर कोई चेंज आया तो वो पीओरएल से चला जाएगा, और बाकी का जो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में कोई बैलेंस है वो जनरल रिजर्व में चला जाएगा। इक्विटी सेटलमेंट है तो पहले शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी में जितना अमाउंट है उसको शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में ट्रांसफर करो, फिर शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व का टोटल अमाउंट इक्विटी में ट्रांसफर कर दो। आया कि नहीं, आया कि नहीं। तो इसी से रिलेटेड अपन अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देख लेते हैं अपने स्टडी मटेरियल का। इंडियन इनकॉर्पोरेशन इशूड 995 shares in exchange for purchase of office building. The title was transferred in the name of Indian company or February 2011 and the shares were issued. Fair value of the office building was 2 lakh rupees and face value of each share was 100 rupees. ध्यान से समझना, कंपनी ने कितने शेयर्स एक्सचेंज 995 शेयर्स इशू करे हैं इन एक्सचेंज फॉर परचेज ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। टाइटल किसके नाम पे होगा ट्रांसफर, इन द नेम ऑफ इंडियन कंपनी। कब, फरवरी 2011। शेयर इशू कर दिए गए हैं उसके बिहाफ पे। ऑफिस बिल्डिंग की मेजरमेंट अमाउंट कितनी है, 2 लाख। मुझे एक बात बताओ, पीपीई है ये 2 लाख, तो पीपीई अकाउंट डेबिट 2 lakhs, और सेटलमेंट किससे हो रहा है, शेयर से। 995 शेयर्स इनटू फेस वैल्यू 100, और बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम चला जाएगा। खत्म। ये 5 था, जनरल एंट्री पूछा है। बोलो ये कर पाओगे कि नहीं, यस और नो। यस और नो, सिंपल है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5। रिलायंस लिमिटेड ने हायर किया है मेंटेनेंस कंपनी को, मतलब थर्ड पार्टी को, फॉर इट्स ऑयल फील्ड्स। द सर्विसेज विल बी सेटल्ड बाय इशूइंग 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस। Period for which the service is to be provided is 1st April 2011 to 1st July 2011. Fair value of the service was estimated using market value of the similar contracts for rupees 1 lakh. Nominal value per share is rupees 10. ठीक है, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस इन जनरल। तो 3 महीने के लिए हायर किया है, हम हर महीने का एक्सपेंस निकाल लेंगे। एक्सपेंस पर मंथ फॉर सर्विसेज कितना है, टोटल एक्सपेंस है देखो 1 लाख रुपए, और कितने महीने के लिए है, 1 अप्रैल से 1 जुलाई, मतलब 30 जून, अप्रैल मई जून। 1 लाख डिवाइड बाई 3 मंथ्स, हर महीने का एक्सपेंस आ गया। और जनरल एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। क्यों, क्योंकि 3 महीने बाद सेटलमेंट होगा। और फिर शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नॉमिनल वैल्यू आपको 10 रुपए पर शेयर दी हुई है, तो 1000 शेयर इंटू 10, और बाकी का बैलेंसिंग फिगर सिक्योरिटी प्रीमियम में हो जाएगा। यस, और ये कौन सा एक्सपेंस है, मेंटेनेंस एक्सपेंस है, तो अपन क्या लिखेंगे, मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट। इज दैट क्लियर। कितना चिंटा सा क्वेश्चन है, चिंटा मतलब छोटा सा क्वेश्चन, कर पाओगे कि नहीं, यस और नो बेटा। डन। नाउ 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 यहां पर दोस्तों, अब अपने को पढ़ना है ग्रुप सेटलमेंट। ग्रुप सेटलमेंट मतलब कैश शेयर बेस्ड पेमेंट टू अदर्स में हमने 3 चीजें पढ़ ली थी, क्या क्या सर। हैशटैग 7 के अंदर हमने पहला पढ़ा इक्विटी सेटलमेंट ऑप्शन अकाउंटिंग के अंदर, दूसरा पढ़ा हमने कैश सेटलमेंट ऑप्शन, तीसरा मैंने आपको बताया कैश अल्टरनेटिव और इक्विटी अल्टरनेटिव। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फोर्थ, ग्रुप सेटलमेंट। ग्रुप सेटलमेंट मतलब होल्डिंग एंड सब्सिडरी के बीच में, मतलब हो सकता है होल्डिंग कंपनी शेयर्स इशू कर रही है किसके एम्प्लॉय को, सब्सिडरी के एम्प्लॉय को। कैसे, यहां पे समझते हैं, ध्यान से समझना थोड़ा सा ध्यान से। एक कंपनी है एचडी लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी। एक कंपनी है बडी लिमिटेड, उसकी सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। सब्सिडरी के एम्प्लॉय, सब्सिडरी के एक एम्प्लॉय जिनका नाम है डॉक्टर, ठीक है। और एचडी ने इस डॉक्टर, मतलब ये जो एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय किसका है, सब्सिडरी का है। इसको ऑफर किया क्या, शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम ऑफर करी, ठीक है। तो किसकी बुक्स में अकाउंटिंग होगी, पहला, ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। होल्डिंग ऑफर कर रहा है सब्सिडरी के एम्प्लॉय को, या ऐसा भी हो सकता है सब्सिडरी ऑफर कर रहा है, मतलब मैंने यहाँ लिखा है वाइस वर्सा,
वाइस वर्सा मतलब जस्ट अपोजिट। सब्सिडरी भी होल्डिंग के एम्प्लॉय को ऑफर कर सकती है, ये बात समझ रहे हो? तो अकाउंटिंग कैसे होगी? ये केस समझ में आया ग्रुप सेटलमेंट के 102 में क्यों जरूरत है? ओके, अब ध्यान समझना। इंडिया 102 बोलता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंटिटी रिसीविंग सर्विस। अपने ऊपर एग्जांपल में मुझे बताओ, सर्विस कौन रिसीव कर रहा है? ट्रांजैक्शन फॉर इक्विटी शेयर्स फॉर इशूइंग एंटिटी शुड अराइज। ट्रांजैक्शन कौन रिकॉर्ड करेगा? ट्रांजैक्शंस फॉर इक्विटी शेयर्स। ये पहला वाला पॉइंट तो समझ में आ गया? पहले मुझे एक बात बताओ, पहले वाले में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? रहमान, ओके, स्वप्निल, डन डनाडन डन, ठीक। बस ये एक लास्ट पॉइंट ऐसा है जिसपे क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज बाकियों पे तो ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, बट स्टिल अपन देखेंगे पूरा इंडेक्स, डोंट वरी। ओके, नाउ पहला पॉइंट बहुत क्लियर है, किसके बुक्स में हो गया? एंटिटी रिसीविंग द सर्विस। ट्रांजैक्शंस फॉर इक्विटी शेयर्स ऑफ इशूइंग एंटिटी, जो कंपनी इशू कर रही है, इशूइंग एंटिटी शुड अराइज व्हेन इशूइंग एंटिटी issues its own equity shares and service receiving entity has no obligation to settle this। मुझे एक बात बताओ, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस तो इसकी बुक्स में आएगा कि इसकी बुक्स में आएगा? चलो इसके लिए एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया, ध्यान से समझना। ये जो सेकंड पॉइंट है ना, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे। देखो, एच डी लिमिटेड है, ठीक है, एच डी लिमिटेड है और बडी लिमिटेड है, ये दोनों क्या है? होल्डिंग एंड सब्सिडरी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी। बडी लिमिटेड, बडी लिमिटेड क्या कर रही है? बडी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉय को, होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉय को, होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉय को, दैट इज द डॉक्टर, को इशू कर रही है ओन इक्विटी शेयर्स। बदले में सर्विस कौन रिसीव कर रहा है? होल्डिंग। यस और नो? वापस से एक और बार, कुछ समझ में नहीं आया, वापस से। सर होल्डिंग कंपनी है ये कौन है? पेरेंट, ये है सब्सिडरी। इसका एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय कौन है? डॉक्टर, जिसको सब्सिडरी क्या कर रही है? इशू कर रही है ओन इक्विटी शेयर। और इस ओन इक्विटी शेयर को इशू कौन कर रही है? सब्सिडरी, जबकि सर्विस पेरेंट को मिल रही है। ध्यान से समझना, पेरेंट को अगर सर्विस मिल रही है और ओन इक्विटी शेयर कौन इशू कर रहा है? सब्सिडरी। और पेरेंट के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है और सर्विस कौन रिसीव कर रहा है? इस केस की बात करी जा रही है। ये बात समझ में आ रही? चार्ट ये समझ में आया कि नहीं? स्वप्निल को आ गया? रहमान, बेटा डेफर्ड पेमेंट कैसे होगा? डेफर्ड पेमेंट कैसे होगा मुझे बताओ? डेफर्ड पेमेंट सिर्फ तब होगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो रहमान, यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, ध्यान से समझो। डेफर्ड पेमेंट तब होगा, डेफर्ड पेमेंट तब होता जब एचडी को पेमेंट करना है एम्प्लॉय का। यहां पे सर्विस एचडी को मिल रही है, इस कंपनी को मिल रही है, और एम्प्लॉय भी इसी का है, लेकिन पेमेंट तो ये कर रहा है ना, क्यों? शेयर्स तो ये सब्सिडरी दे रही है। क्या सब्सिडरी को सर्विस मिल रही है? नो। तो इमीडिएट सेटलमेंट हो रहा है। नाउ दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। यस और नो? हाँ, यू गॉट इट। तो सर्विस पेरेंट को मिल रही है, शेयर्स कौन इशू कर रहा है? सब्सिडरी। और होल्डिंग जो सर्विस रिसीविंग एंटिटी है। तो अब देखो, अब इस लाइन को पढ़ के देखो, ट्रांजैक्शन फॉर इक्विटी शेयर्स ऑफ इशूइंग एंटिटी शुड अराइज ओनली व्हेन इशूइंग एंटिटी इशूज इट्स ओन। इशूइंग एंटिटी कौन है? बडी। एंड सर्विस रिसीविंग एंटिटी हैज नो ऑब्लिगेशन टू सेटल दिस। और मुझे बताओ, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस किसकी बुक्स में रिकॉग्नाइज होगा? एंटिटी रिसीविंग सर्विस, एचडी लिमिटेड। एचडी लिमिटेड कहां पे? ये वाली। इज दैट क्लियर गाइस? कैन वी मूव अहेड? ओके, तो अब इसमें दो सिचुएशन है। दो सिचुएशन कैसी हो गई? या तो पेरेंट कंपनी सब्सिडरी के एम्प्लॉय को शेयर्स इशू कर रही है, या फिर सब्सिडरी कंपनी पेरेंट के एम्प्लॉय को इशू कर रही होगी शेयर्स। ध्यान से देखना, सिचुएशन दो है। सर्विसेज रिसीव बाय सब्सिडरी
एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ पेरेंट आर इशूड टू एम्प्लॉय ऑफ सब्सिडरी। समझ में आया? या फिर सर्विसेज रिसीव बाय पेरेंट एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी इशूड टू एम्प्लॉय ऑफ पेरेंट। वाइस वर्सा सिचुएशन है। तो देखो पहले अपन देखते हैं इन द बुक्स ऑफ, अगर देखो सर्विस किसको मिल रही, सब्सिडरी को, मतलब बडी लिमिटेड की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, ये हमने पहले ही लिख लिया था। जो एंटिटी जो कंपनी सर्विस रिसीविंग होगी, इस सिचुएशन में मुझे बताओ सर्विस रिसीविंग एंटिटी कौन हुई, बडी। और शेयर्स कौन इशू कर रहा है, पेरेंट। किसको, एम्प्लॉय ऑफ सब्सिडरी को। तो सब्सिडरी की बुक्स में क्या होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू पीस कंट्रीब्यूशन टू इक्विटी, पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन टू इक्विटी। ये एंट्री समझ में आएगी नहीं, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस तो बडी की बुक्स में बुक हो रहा है। क्या बडी कुछ शेयर्स इशू कर रही है, नो। बडी के बिहाफ पे कौन इशू कर रहा है, एचडी। तो पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन टू इक्विटी, कई बार मॉड्यूल में पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन टू इक्विटी की जगह अदर इक्विटी भी लिखा होगा, कंफ्यूज मत होना, दोनों सही है, दोनों सही है। डन, डन विद इट। और सेम टाइम पे होल्डिंग की बुक्स में एंट्री क्या आएगी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, सब्सिडरी का नाम यहाँ पे क्या आ जाएगा, बडी, टू इक्विटी और बैंक, टू इक्विटी और बैंक। इज दैट क्लियर गाइस, इज दैट क्लियर, तुमको समझा कि नहीं? ये कौन सी सिचुएशन थी, जब सब्सिडरी के एम्प्लॉय को शेयर्स इशू कौन कर रहा है, पेरेंट। लेकिन अब इसका उलट, पेरेंट के एम्प्लॉय को सब्सिडरी शेयर्स इशू कर रही है, तब एंट्री क्या हो जाएगी, तो देखो पेरेंट सर्विस रिसीव कर रही है और शेयर्स कौन इशू कर रहा है, सब्सिडरी। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट पेरेंट की बुक्स में, एचडी की बुक्स में, टू डिविडेंड इनकम। और इसके लिए इनकम है, इसके लिए एक्सपेंस है, डिविडेंड एक्सपेंस टू। बोलो ये समझा कि नहीं, तुमको ये समझा कि नहीं बच्चों? स्वप्निल को भी समझ में, सबको आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी के साथ ये कंसेप्ट खत्म हो गया, ग्रुप सेटलमेंट। और अब इसके आते हैं क्वेश्चंस पे। कंपनी पी इज अ होल्डिंग कंपनी और कंपनी बी, a group share based payment is being organized in which parent issues its own equity shares for employees of B। मतलब पेरेंट शेयर्स इशू कर रहा है और सर्विस कौन रिसीव कर रहा है, सब्सिडरी। मतलब कौन सा केस हो गया, ये वाला। आया समझ में कि नहीं? कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी बी 100 है, ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू 87 है, नंबर ऑफ शेयर्स एक एम्प्लॉय को ग्रांट हो रहे हैं 25, वेस्टिंग कंडीशन इमीडिएटली, पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी पी एंड कंपनी बी। मुझे बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले केस समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे, केस समझ में आना जरूरी है। केस अगर समझ में आ गया तो दोस्तों फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जीवन में। ठीक है, तो हम निकालेंगे अपन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इमीडिएटली वेस्ट हो रहा है 100 एम्प्लॉइज इंटू 87 इंटू 25 इंटू 1, 1 मतलब पीरियड फैक्टर, तो ये आ जाएगा 21,7500। और जनरल एंट्री करेंगे तो पेरेंट कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है और सब्सिडरी के एम्प्लॉयज को, तो सब्सिडरी तो अपनी, मतलब सब्सिडरी क्या कर रही है, सर्विस रिसीव करने वाली है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन टू इक्विटी, ये अमाउंट। और इसके होल्डिंग की बुक्स में क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड टू इक्विटी। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं दोस्तों? डन और नॉट? बहुत बढ़िया स्वप्निल, होप यू अंडरस्टूड। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 12 of your study material. A parent grants 200 share options to each of its 100 employees of subsidiary. पेरेंट क्या कर रही है, 200 शेयर ऑप्शन दे रही है 100 एम्प्लॉइज, कंडीशनल अपॉन कंप्लीशन ऑफ 2 years ऑफ सर्विस, 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है सर्विस विद द सब्सिडरी, सब्सिडरी का एम्प्लॉई है, सब्सिडरी कंपनी में 2 साल जॉब करेगा, तो पेरेंट कंपनी शेयर्स ऑफर करेगी 200 शेयर्स, कितने एम्प्लॉइज को, 100 एम्प्लॉइज को। फेयर वैल्यू ऑफ दिस इज 30 रुपीज। Subsidiary estimates that 80% of the employees will complete the 2 year service period. The estimate does not change during the vesting period. At the end of the vesting period, 81 employees complete the required 2 years of service. The parent does not require the subsidiary to pay for the shares needed to settlement of this. मतलब obligation नहीं है subsidiary,
इस लाइन का मतलब है सब्सिडरी के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है शेयर्स इशू करने का। द पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर गिविंग इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। नाउ यहाँ पे फोकस कीजिएगा, यहाँ शेयर्स इशू कौन कर रहा है? पेरेंट। ऑब्लिगेशन टू पे किसके पास है? पेरेंट। शेयर्स किसके एम्प्लॉय को दिए जा रहे हैं? सब्सिडरी। एंटिटी रिसीविंग सर्विस कौन है? सब्सिडरी। ये अपन ने पूरा क्वेश्चन का क्रक्स लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। इस क्रक्स के बेसिस पे सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ईयर 1 पे अपना एस्टिमेट क्या है? 80%। तो 80 एम्प्लॉयज इंटू नंबर ऑफ ऑप्शन 200, 30 रुपीज फेयर वैल्यू है, और पीरियड फैक्टर 1/2। ये फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस हो जाएगा। ईयर 2 में एक्चुअल हमें पता चला कि 81 एम्प्लॉयज एक्सरसाइज करेंगे, सॉरी कंप्लीट कर रहे हैं। 200 नंबर ऑफ ऑप्शन 30, और ये 2/2। इसमें से एक्सपेंस पिछले साल का लेस कर देंगे तो इस साल का आ जाएगा। अब एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या रहेगी? सब्सिडरी की बुक्स में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन टू इक्विटी और इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी टू इक्विटी, दोनों साल के अमाउंट्स, ईयर 1 और ईयर 2। बोलो ये कर पाओगे कि नहीं? आसान है कि नहीं? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। इसके बाद क्वेश्चन 4 ऑफ क्वेश्चन बैंक एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 ऑफ क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक में मेरी गूगल ड्राइव पे डाल दूं तो आप लोग उसको भी सॉल्व कर लेना मेरा। उसमें मैंने सारे आरटीपी और पास्ट एग्जामिनेशन टिल मई 24, नवंबर 24 डाले हुए हैं। डन। तो देखो ये मेरी टेक्स्ट बुक है 102 की। तो कौन सा क्वेश्चन देखना था अपने को? क्वेश्चन 4 ऑफ क्वेश्चन बैंक, सॉरी क्वेश्चन बैंक चाहिए ना अपने को। तो ये क्वेश्चन 4 ऑफ क्वेश्चन बैंक होमवर्क है अपना। अच्छा ये सार का क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, डोंट वरी। मैं इसे शेयर कर दूं क्या क्वेश्चन बैंक को, ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर लो। इसमें क्या है देखो, ये क्वेश्चन, इसके नीचे इसका आंसर, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन और उसके नीचे उसका आंसर। तो अपने इसके बाद देखो एक हेडिंग आपको दिखेगी यहाँ पे, आरटीपीस। सारे अपास्ट के आरटीपी भी इसमें कवर्ड है। बोलो। ये फाइल में शेयर कर दूंगा, डोंट यू वरी अबाउट इट। आते हैं अपन, ये कर लोगे क्वेश्चन, सार का क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे, है ना। टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 10 ओल्ड आईसीआई मॉड्यूल। टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ योर मॉड्यूल। कौन सा? पुराना जो पिछला एडिशन था मॉड्यूल का, उसका। द पेरेंट कंपनी पी grants 30 shares 100 to 100 employees each of its subsidiary। कितने शेयर्स दिए? 30 शेयर 100 एम्प्लॉयज को। इसकी सब्सिडरी के, कंपनी एस, ऑन द कंडीशन दैट एम्प्लॉय विल रिमेन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी फॉर 3 years, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड। Assume that at the outset, at the end of year 1 and 2, it is expected that all employees will remain employed for all the 3 years. At the end of 3, none of the employees is left। मतलब 100 के 100 एम्प्लॉयज ही रहे, सबने वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट किया। यस और नो? The fair value of the shares on the grant date is rupees 5 per share. Company S agrees to reimburse the company P over the term of the arrangement for 75%। अब ये देखो एक नई चीज थी, इस क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट ने पुराने मॉड्यूल से हटा दिया, और यही क्वेश्चन अब एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे एक नया पॉइंट दिया है, सब्सिडरी। अभी तक क्या था? सब्सिडरी कंपनी मतलब क्या, अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन देखे उसमें क्या हो रहा था? होल्डिंग कंपनी शेयर्स इशू कर रही है एम्प्लॉय ऑफ सब्सिडरी कंपनी, और सब्सिडरी कंपनी का एम्प्लॉय जो है ना, वो सर्विस भी सब्सिडरी को दे रहा है। पहली बार यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सब्सिडरी कंपनी है वो रिएम्बर्स कर रही है पेरेंट कंपनी को एक्सपेंस ऑफ द अरेंजमेंट। कितना? 75% ऑफ द फाइनल एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एस। क्योंकि देखो कंपनी एस की बुक्स में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, क्यों? क्योंकि कंपनी एस इज नॉट व्हाट, एंटिटी रिसीविंग दी सर्विस। यस और नो? ये बात तुमको समझी? तो अब वो बोल रहा है व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी पी एंड कंपनी एस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो कंपनी एस एक्सपेक्ट्स टू रिकॉग्नाइज एन एक्सपेंस टोटलिंग 30 शेयर्स इंटू 100 इंटू 5 पर शेयर इंटू 3/3। क्यों? क्योंकि सारे एम्प्लॉयज एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑप्शन वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट कर रहे हैं।
तो टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 15,000। ये जो 15,000 है, इसमें 75% कौन रिइंबर्स कर रहा है? सब्सिडरी पेरेंट को दे रही है। 75, 15,000 का 75%, दैट इज 11,250। और सब्सिडरी कंपनी देयरफॉर reimburses the company P rupees 3,750 11,250 into 1/3 each year, मतलब हर साल 3,750 3 सालों तक वो रिइंबर्स करती रहेगी। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 11,250। इज दैट क्लियर? टोटल अमाउंट 11,250 रिइंबर्स कर रही है हर 3 सालों के अंदर। एक साल पर एनम कितना आएगा? 3,750। ये समझ में आया कि नहीं? ये नए टाइप का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन नहीं देख के गए तो हो सकता है एग्जाम में ना कर पाए। रहमान को आ गया। स्वप्निल डन। नाउ कंपनी एस के, ये तो अपन ने एक्सपेंस पर एनम निकाल लिया। अब कंपनी एस के बुक्स में क्या आएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू कैश बैंक टू इक्विटी। इक्विटी कितनी? 25% ही कंट्रीब्यूशन आया पेरेंट का, क्योंकि 75% तो रिइंबर्स कर दिया। फिर ये 5,000 कैसे आया? अरे 1 साल का तो अपन लिखेंगे ना, 3 साल तक वेस्टिंग पीरियड है, तो हर साल 1/3 पीरियड फैक्टर आएगा। 30 शेयर्स इंटू 100 × 5 डिवाइड बाई 1/3, 5,000 पर एनम, जिसमें से 3,750 रिइंबर्स कर दिया सब्सिडरी ने, 1,250 पेरेंट का कंट्रीब्यूशन है। सेम यहाँ पे हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन कंपनी एस 1,250, कैश बैंक डेबिट 3,750 टू इक्विटी 5,000। इसी के साथ हमारा हैशटैग नंबर 7 समाप्त हुआ। बोलो आया कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ मैंने ये स्पेशल इश्यूज का एक हैशटैग बना के रखा है, जिसमें हम छोटे छोटे कंसेप्ट जो है उसको कवर करते जाएंगे। नाउ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, स्पेशल इश्यूज हैशटैग नंबर 8। इसमें 6 से 7 चीजें अपने को छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हैं इस इंडेक्स के। ऑल दो मेजर हमारा 80-90% ऑफ द इंडेक्स 102 खत्म हो गया। ठीक है, अलॉन्ग विथ ऑल दी क्वेश्चंस डिस्कस्ड टिल नाउ, जितने कंसेप्ट हमने कवर किए। अब पहला हमें पढ़ना है ग्रेडेड ऑप्शन। व्हाट इज दिस ग्रेडेड ऑप्शन? ग्रेडेड ऑप्शन का मतलब क्या होता है? ग्रेडेड ऑप्शन का मतलब होता है एवरी ईयर परसेंटेज ऑफ ऑप्शन विल वेस्ट। मतलब जो ऑप्शंस हैं उनको हम ग्रुप में बांट देते हैं। ऑप्शंस को हम ग्रुप में बांट देते हैं। सर कैसे बांटेंगे? मैं आपको दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन आया था, ये पहले मॉड्यूल में नहीं था, एकदम से इंस्टीट्यूट ने क्या किया, मॉड्यूल में डाल दिया। मॉड्यूल में नहीं डाला, एग्जाम में डाला। एग्जाम के बाद आरटीपी में डाला, आरटीपी के बाद मॉड्यूल में डाल दिया। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना चाहिए। कैसे करना है, क्या करना है, समझना ध्यान से। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, हार्मोनी लिमिटेड grants 600 options to each of its 1,000 employees। 600 ऑप्शन कितने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं? 1,000 एम्प्लॉयज को। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड इज 6 ईयर, 6 साल का लाइफ है कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ। अब ध्यान से समझना, वेस्टिंग पीरियड जिसमें कितने हैं? 3 साल। और एक्सपेक्टेड एक्सरसाइज पीरियड कितने हैं? 3 इयर्स। एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है? सॉरी, एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है? 5 इयर्स। एक्सरसाइज प्राइस 100, मार्केट प्राइस 100। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन ऑन द ग्रांट डेट इज 7। ये मतलब हो जाएगी अपनी फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। एक्सपेक्टेड फॉर फीचर पर ईयर 3%। ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे नई इंफॉर्मेशन ये दी है, ध्यान से देखना, ये वाली क्या दे रहे हैं? द ऑप्शन ग्रांटेड वेस्ट अकॉर्डिंग टू ग्रेडेड शेड्यूल। ग्रेडेड शेड्यूल मतलब ग्रुप्स में ऑप्शंस वेस्ट होंगे। ईयर 1 पे 25% एम्प्लॉयज ऑप्शन वेस्ट करवा लेंगे, ईयर 2 पे 25% और ईयर 3 पे 50%। टोटल कितने ऑप्शंस थे? 600। मतलब यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 150, 150 और यहाँ पे 300 ऑप्शंस वेस्ट होंगे। ये समझ में आया? बस फर्क पता क्या होता है ग्रेडेड ऑप्शन में? हम अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे थे ना, उसमें एक ही बार निकाल रहे थे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। यहाँ पे हम 3 बार निकालेंगे। अब कैसे करना है ये समझना। पहले तो ग्रेडेड का मतलब समझ में आया? ग्रेडेड ऑप्शन का मतलब
ग्रुप्स में बांट दिया ऑप्शंस को। बोलो, आपने से पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस फॉर द ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट सॉरी cumulative cost to be recognized at the end of all 3 years, assuming that expected forfeiture rate does not change during the vesting period. Vesting period के दौरान कोई भी एक्सपेक्टेशन रेट जो एम्प्लॉयज छोड़ के जाएंगे 3% वाला, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। इसमें हम क्या निकालेंगे, ग्रुप वन के लिए, ग्रुप वन जिसके लिए वेस्टिंग पीरियड कितना है 1 ईयर, कितने फॉर 25% ऑफ 600 ऑप्शंस, मतलब 150 ऑप्शंस। नाउ 150 ऑप्शंस क्या हो जाएंगे यहाँ पे, वेस्ट हो जाएंगे एट द एंड ऑफ ईयर वन। इज दैट क्लियर? नाउ यहाँ पे ईयर वन का हम एक्सपेंस पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस निकालेंगे। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने, 1000 एम्प्लॉयज हैं जिनको ये ऑफर दिया गया था, जिसमें से 3% छोड़ के चले गए, तो 970 एम्प्लॉयज एक्सरसाइज करेंगे ऑप्शन। नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने ईयर वन में वेस्ट हो गए 150। फेयर वैल्यू पर ऑप्शन कितनी है 7, और पीरियड फैक्टर 1/1। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे 150 ऑप्शंस कौन से हैं जो 1 ईयर में ही वेस्ट हो जाएंगे। इनका एक्सपेंस कितना आ जाएगा 1085000। ये समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं? अब दूसरी वेराइटी क्या है, दूसरे ग्रुप का क्या दिक्कत है, उनका वेस्टिंग पीरियड 2 ईयर्स है। कितने एम्प्लॉयज, सॉरी कितने ऑप्शंस, 25% फॉर 600, अगेन 150 ऑप्शंस। तो यहाँ पे देखो 1000 लेस 3% लेस 3%। सर यहाँ दो बार लेस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे लाइफ कितनी वेस्टिंग पीरियड 2 ईयर्स, तो दो बार 940.9, और यही 940.9 आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 150 ऑप्शन 7, 1/2 2/2, और यहाँ पे कितना था वेस्टिंग पीरियड 1 ही था। क्यों? क्योंकि 25% द ऑप्शन ग्रांटेड वेस्ट। 3 ग्रुप्स में बट गए ये ऑप्शंस, बस और कुछ नहीं है। हेलो, कर दो इसका इंटू, और यहाँ पे रिकॉग्नाइज वाला लेस कर देना तो आ जाएगा। याद रखना, ग्रेडेड ऑप्शन का जब क्वेश्चन एग्जाम में आए ना, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज पॉइंट में निकले, यूजुअली अपन ने हर क्वेश्चन में क्या किया, सॉरी ये समझ में आया। यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉय क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, एम्प्लॉय क्या है 940.9। अभी तक एक भी क्वेश्चन में हमने पॉइंट्स में, डेसिमल में एम्प्लॉयज नहीं लिए, लेकिन इंस्टीट्यूट ने एकमात्र ऐसा ये क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट्स में एम्प्लॉयज को कैलकुलेट किया है। तो याद रखना, ग्रेडेड ऑप्शन का अगर क्वेश्चन हुआ तो वहां पे पॉइंट्स में ही करना, अदरवाइज अपने मार्क्स काट लें, कोई मतलब नहीं है इंस्टीट्यूट का। ठीक है, नोट, वी शुड काउंट एम्प्लॉयज एज वन, but this is the only and only question where ICI has taken number of employees in decimal। मैंने ये नोट यहाँ पे मार्क करा के रखा है, आप पूरा चेक करोगे ना, कहीं पे भी पॉइंट्स में नहीं ले रहे हैं वो, सिर्फ इस क्वेश्चन में ले रहे हो। समझ में आया? तो अपने को क्या करना है सर, अपने को बेसिक कर बस। ग्रुप थ्री जिसका वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर्स है, 50% ऑफ 600 ऑप्शन, दैट इज 300 ऑप्शन, 1000 माइनस 3% माइनस 3% माइनस 3%, 912.673, ये सेम। और एम्प्लॉय एक्सपेंस निकाल लो, और फिर लास्ट में टोटल एक्सपेंस निकाल लो। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसको अपन ने सी किया था जिसका 3 साल था, इसका बी किया था जिसका 2 साल था वेस्टिंग पीरियड, और इसका ए किया था जिसका 1 साल था वेस्टिंग पीरियड। बस इन तीनों का टोटल कर देना था तो आंसर आ जाएगा। बोलो, ग्रेडेड ऑप्शन समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं? बोलो, पक्का? डन। अच्छा, मैंने इस क्वेश्चन की समरी बनवाई है, जैसे अपन क्वेश्चन करते थे ना अभी तक, ये तो मैंने इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट में सॉल्व करा दिया था, लेकिन मैं आपको बोलूं अपनी तरह से जो अपन ने सारे क्वेश्चन करे तो उसमें कैसे किया। 600 ऑप्शन है, ग्रेड ग्रुप वन के लिए 150 नंबर ऑफ ऑप्शन, वेस्टिंग पीरियड 1 साल, यहाँ पे 150 ऑप्शन, वेस्टिंग पीरियड 2 साल, यहाँ पे 300 और वेस्टिंग पीरियड 3 साल। पेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 777, पीरियड फैक्टर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये सारा एक्सरसाइज पीरियड है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 970, 940.9, 912, इसको निकाल लोगे तो ईयर वन का एक्सपेंस यहाँ का आ जाएगा, यहाँ का आ जाएगा, यहाँ का आ जाएगा, इन तीनों का टोटल करोगे तो ये आ जाएगा आपका टोटल एक्सपेंस ऑफ ईयर वन। ईयर टू में यहाँ वाला और ये वाला टोटल, और ईयर थ्री में सिर्फ यहाँ आएगा। बोलो, तुमको समझा कि नहीं?
तो स्पेशल इशू में ग्रेडेड ऑप्शन हमारा पूरा क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट्स हो तो पूछ लो बेटा। ऑल दो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, बस यही है, कुछ नहीं है। इन्होंने क्या किया ना, ये जो ग्रेड बना देते हैं ना, तो एक तरह से हमारा एक ही क्वेश्चन में तीन बार हमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस निकालना पड़ रहा है, बस दैट्स इट। नाउ सेकंड स्पेशल इशू इज विथ होल्डिंग टैक्सेस, जिसको हम बोलते हैं टीडीएस। ठीक है, इसको अपन एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए 10,000 शेयर ऑप्शंस हमने ऑफर करे एम्प्लॉय को। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन ग्रांट डेट है ₹45। वेस्टिंग पीरियड है 3 इयर्स। टीडीएस यहाँ पे 10% लग रहा है क्वेश्चन में। टीडीएस अगर गिवन है 10% फॉर एग्जाम्पल तो। और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन एक्सरसाइज डेट क्या है? 145। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्सपेंस पर एनम। कैसे निकालोगे सर? सर सिंपल सी बात है, 10,000 शेयर्स ऑफर किए हैं तो 10,000 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा अपना 1,50,000 एक्सपेंस पर एनम। ठीक है, अब टीडीएस 10% था तो अपन क्या करेंगे ईयर एंड पर, ये तो अपना एक्सपेंस आ गया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व 150 150 150, ये अपन ने कर दिया। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले जस्ट अ मोमेंट गाइस, हेलो, ओके, ये 150 तो निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी दोस्तों। बट द पॉइंट इज एक्सरसाइज डेट पे क्या हो रहा है सर? एक्सरसाइज डेट पे क्या हो रहा है? एक्सरसाइज डेट पे आपने शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट किया 4,50,000 से टू इक्विटी। लेकिन इक्विटी निकालने से पहले टीडीएस भी कटेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पे आपको टीडीएस भी गिवन था 10%। 10% किसका? जो अमाउंट टोटल शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में गया। टोटल शेयर बेस्ड पेमेंट में तीनों साल का टोटल क्यूमुलेटिव एक्सपेंस कितना हुआ? 4,50,000। ठीक है, 4,50,000। और अपन टीडीएस का अमाउंट कैसे निकालेंगे सर? 10,000 ऑप्शन थे, 145 एक्सरसाइज प्राइस है, 145 रुपए। और हमने क्या किया? 10% टीडीएस बुक कर दिया। तो दिस वाज अवर टीडीएस अमाउंट। ये समझ में आया? ये टीडीएस अमाउंट है और जो बैलेंसिंग फिगर है वो इक्विटी से चला। इज दैट क्लियर? टीडीएस अपन अलग से कैलकुलेट कर लेंगे किस पे? एक्सरसाइज प्राइस पे, और जो रेट ऑफ टीडीएस है, बस और कुछ भी नहीं था। बोलो आया कि नहीं? डन, बहुत बढ़िया। स्वप्निल भाई पक्का? नाउ 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 नेक्स्ट इज डेफर्ड टैक्स। हम पढ़ेंगे इंडेस 12 के साथ इसको। ठीक है, इसको तो अपन इंडेस 12 के साथ मैं पढ़ाऊंगा जब इंडेस 12 अपन रिवीजन करेंगे। बिजनेस कॉम्बिनेशन हमारा अगला ही टॉपिक है, बिजनेस कॉम्बिनेशन के साथ हम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे दो स्पेशल इशू बहुत ज्यादा टफ थे, हमने देख लिए। ओके, जस्ट किडिंग। ये दोनों हम कब देखेंगे? बिजनेस कॉम्बिनेशन और डेफर टैक्सेस के साथ। ठीक है, रीलोड ऑप्शन। रीलोड ऑप्शन का मतलब क्या होता है समझना। अंडर दिस employee is granted new options on exercise date for every share surrendered based on the market price on exercise date। समझना, शेयर सरेंडर का मतलब ऐसे शेयर्स जिन पर ऐसे शेयर्स जिन्हें जिन्हें एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज किया ही नहीं, मतलब वो वेस्ट हो गए। किसने नहीं किया? कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं, मान लीजिए सपोज 100 एम्प्लॉयज थे, 100 एम्प्लॉयज थे, इनको ऑफर किया। तो अपन क्या समझ रहे थे अभी तक? देखो एक सेकेंड ना, मैं यहाँ लिखता हूँ। एक कंपनी है, कंपनी ने 100 एम्प्लॉयज को शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम ऑफर करी। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट क्या था? 3 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड था। ठीक है, वेस्टिंग पीरियड था, यस और नो? ठीक है, अब उसके बाद 2 इयर्स का एक्सरसाइज पीरियड था। मुझे बताओ, पहले तो ये अब मान लो ये जो एक्सरसाइज पीरियड चालू हुआ इसमें पहुंचे ही 90 एम्प्लॉयज। मतलब 90 एम्प्लॉयज ऐसे थे जो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते थे, बट इनमें से सिर्फ 80 एम्प्लॉयज ने एक्सरसाइज किया। एनआई से 10 ने लैप्स कर दिया, एनआई से 10 एम्प्लॉयज ने लैप्स कर दिया। अरे आया ना? तो ये जो 10 ने लैप्स किया है ना, इन 10 एम्प्लॉयज के जो इन 10 एम्प्लॉयज को जो शेयर्स मिलने वाले थे वो शेयर्स तो खाली हो गए, सरेंडर हो गए। तो
रीलोड ऑप्शन का कहने का मतलब ये होता है कि अंडर दिस एम्प्लॉय इज ग्रांटेड न्यू ऑप्शंस ऑन एक्सरसाइज डेट फॉर एवरी शेयर सरेंडर बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस ऑफ एक्सरसाइज डेट। मतलब अब मेरे को एक बात बताना, ये जो 10 ये जो 10 एम्प्लॉयज है जिन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है, इनके शेयर्स वेस्ट हो जाएंगे, शेयर्स सरेंडर हो गए इनके वाले, हाँ है ना। ये जो शेयर सरेंडर है, ये किनको ऑफर किए जाएंगे, ये इनको ऑफर करे जा रहे हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब इनको एडिशनल शेयर्स एक्सरसाइज किए ऑफर कर दिए जाएंगे। बट किस प्राइस पे? मार्केट प्राइस ऑन एक्सरसाइज डेट। ये बात समझ में आई? किनको ऑफर किया जा रहा है? जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, किनके? जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया, इसको अपन बोलते हैं रीलोड ऑप्शन। इंपॉर्टेंट ये, मार्केट प्राइस ऑन एक्सरसाइज डेट, उस प्राइस पे इनको ऑफर किए जाए। बस इतना सा कंसेप्ट था। बोलो तुमको समझा कि नहीं? हाँ या ना? बस खत्म हो गई। सेकेंड लास्ट पॉइंट, दैट इज रिक्लासिफिकेशन। रिक्लासिफिकेशन मतलब एक कंपनी ने पहले कैश सेटलमेंट ऑप्शन इशू किया एम्प्लॉयज को, बाद में उसे रिक्लासिफाई कर दिया इक्विटी सेटलमेंट ऑप्शन में। इसका मतलब अगर वो पहले कैश सेटलमेंट ऑप्शन था, मतलब उसने लाइबिलिटी बुक किया होगा, उसकी बुक्स में क्या आ रहा होगा? शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट। अब वो रिक्लासिफाई करके क्या कर रहा है? उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट ओपन कर रहा है। तो इसकी अकाउंटिंग क्या होगी? शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। क्या पढ़ रहे हैं हम? रिक्लासिफिकेशन ऑफ स्कीम। रिक्लासिफिकेशन ऑफ स्कीम मतलब कंपनी ने पहले कैश सेटलमेंट ऑप्शन था, उसको रिक्लासिफाई करके इक्विटी सेटलमेंट ऑप्शन कर दिया। तो इस केस में हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी को इक्विटी में, मतलब शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। बहुत सिंपल था ये, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वाइस द वर्सा, मान लो हो सकता है इक्विटी सेटलमेंट ऑप्शन इन्होंने ऑफर किया हो, और आगे जाके कंपनी ने इसको रिक्लासिफाई कर दिया कैश सेटलमेंट ऑप्शन में, मतलब इन्होंने इनिशियली शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट ओपन किया था। अब इस शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट को इन्होंने कैश सेटलमेंट ऑप्शन में जब कन्वर्ट किया होगा अपनी स्कीम को, तो शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी में इनको कन्वर्ट करना पड़ा। लेकिन जब शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट आप ओपन कर रहे हो ना, एट फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन, तो क्या करना है? ट्रांसफर करना है शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन। ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन मतलब जिस दिन रिक्लासिफाई किया गया है, और उस दिन हो सकता है शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट में कुछ और बैलेंस आ रहा हो, शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट में कोई और बैलेंस आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट फेयर वैल्यू पर बनेगा, उसकी फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और कोई डिफरेंस होगा उसको पीआरएल में भेज देना। तुमको समझा कि नहीं? बोलो। इसी के साथ इंड एएस 102 में हमारा पूरा का पूरा रिवीजन खत्म होता है। लेकिन लेकिन एक बहुत सिंपल सी बात अभी पेंडिंग है दोस्तों, उसको ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला था इंड एएस 101 फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंड एएस, ये एक सेपरेट चैप्टर आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। मैं इसे सेपरेटली नहीं पढ़ाता, मैं इसको हर एक इंड एएस के साथ उसका रेलेवेंट फर्स्ट टाइम एडॉप्शन का एडजस्टमेंट पढ़ा देता हूं। तो हम यहाँ पे लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंड एएस, दैट इज इंड एएस 101 इन रिलेशन टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, या फिर मैं बोलूं शेयर बेस्ड पेमेंट्स। ये बात समझ में? क्या करना है अपने को समझना है। फर्स्ट टाइम एडॉप्शन इंड एएस 1, मतलब ध्यान से समझना, इंड एएस के पहले क्या था? गाइडेंस नोट 19 लगता था। गाइडेंस नोट 19 मतलब जिससे ईशॉप की अकाउंटिंग होती थी, क्योंकि पहले कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं था, गाइडेंस नोट 19 फॉलो करना पड़ता था। और याद करना, जब आप इंटरमीडिएट में होगे ना, तो आप इस नाम से कोई एक अकाउंट बनाते थे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग के नाम से। ठीक है? ये कुछ और नहीं, आज की डेट में शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व है। तो सुनो, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व इज एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ एंटिटी एज पर आई गैप। आई गैप मतलब पुराना गाइडेंस नोट 19। ये कुछ और नहीं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है। अब अब ये केस फर्स्ट टाइम एडॉप्शन पता क्या बताता है? फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ये बताता है कि पहले किसी एंटिटी पे एएस लग रहे थे, अब उस पे इंड एएस लग रहे हैं। तो एएस से इंड एएस में कन्वर्ट होने की जो जर्नी है ना, वो इंड एएस 101 बताएगा।
समझ में आया? ट्रांजिशन का टाइम है ये, पक्का ना? वो बोलते हैं गाइडेंस नोट 19 के हिसाब से आपकी बुक्स में क्या आ रहा होगा? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, जिसको अपन बोलते थे पुराने जमाने में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब इसको अपने को काय में कन्वर्ट करना है? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में, इंड एस 102 के हिसाब से। तो उसके लिए इंड एस 101 बोलता है कि पहले चेक करो वेस्टिंग पीरियड, स्कीम में वेस्टिंग पीरियड ओवर हुई है कि नहीं। हमने कहा नहीं हुई ओवर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर नहीं ओवर हुई और स्टिल इंड एस एप्लीकेबल हो गए एंटिटी पर, तो जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है उसको कन्वर्ट कर दो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट में। ये पहली बात समझ में आई? ये पहली बात समझ में आई दोस्तों? डन, ओके। और और वैल्यूएशन, मतलब ये तो हमें समझ में आ गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रिकॉग्निशन कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। लेकिन जो वैल्यूएशन है शुड बी डन ऑन ट्रांजिशन डेट एज पर इंड एस 102। इंड एस 102 मतलब, हेलो, इंड एस 102 का मतलब होता है कि जिस दिन अपन ने ये एंट्री पास करी है अपनी बुक्स में, उसी को हम बोलेंगे ट्रांजिशन डेट। ट्रांजिशन डेट मतलब जिस दिन से इंड एस आप पे एप्लीकेबल हो गए, उस दिन आप चेक करो कि उस शेयर्स की फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या है। उस फेयर वैल्यू पर आप इसको रिकॉग्नाइज कर लो। मतलब वैल्यूएशन शुड बी डन ऑन ट्रांजिशन डेट। ट्रांजिशन डेट मतलब डेट जिस पर इंड एस एप्लीकेबल हुए, और वैल्यूएशन किस पे करना है? एज पर इंड एस 2 के 102 के हिसाब से। तो फ्रॉम इंट्रिंसिक वैल्यू टू फेयर वैल्यू पर ऑप्शन, हम अपनी फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते हैं ना शेयर्स के ऑप्शन को। यस, और कोई अगर डिफरेंस आ रहा है ना, क्योंकि भाई देखो क्या हुआ, आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम की तो कैरिंग अमाउंट लेनी पड़ेगी, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व बनाना होगा फेयर वैल्यू पर ऑप्शन पे, है ना, क्योंकि इसका वैल्यूएशन होगा ट्रांजिशन डेट पर। इन दोनों अमाउंट में डिफरेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता? सर बिल्कुल हो सकता है। तो उस डिफरेंस को अपन जर्नलिज्म में ट्रांसफर, एनी डिफरेंस बिटवीन बिटवीन वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग एंड शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व should be adjusted through journalism. Done, 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 done. पक्का, ओके। ये तो बात कब हुई? जब स्कीम कंटिन्यू है और वेस्टिंग पीरियड अभी ओवर नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल वेस्टिंग पीरियड ओवर हो गया, वेस्टिंग पीरियड अगर ओवर हो गया तो फिर चेक करो क्या एक्सरसाइज हुए हैं ऑप्शंस। बोले ऑप्शन अभी एक्सरसाइज नहीं हुए, वेस्टिंग पीरियड इज ओवर, लेकिन ऑप्शंस आर येट टू बी एक्सरसाइज। येट टू बी एक्सरसाइज का मतलब अभी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किए एम्प्लॉयज ने। तो वो बोलता है पहला, आपके पास दो ऑप्शन है, पहला कंटिन्यू अकाउंटिंग as per IGAP, but employee stock option outstanding will be called as share based payment reserve। मतलब पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन एक्सरसाइज हो, मतलब देखो सिंपल इस लाइन का लॉजिक पता क्या है? वेस्टिंग पीरियड ओवर हो गया, हाँ सर, वेस्टिंग पीरियड ओवर तो हो गया, लेकिन जो ऑप्शन है वो अभी एक्सरसाइज नहीं हुए। तो वो जब ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुए, इनके लिए आप क्या करो, आज या कल, एक आध दो साल में तो एक्सरसाइज हो ही जाएंगे। एक्सरसाइज पीरियड कौन सा ज्यादा बड़ा होता है? वेस्टिंग पीरियड जितना ही होता है ऑलमोस्ट, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए। तो यहाँ पे वो बोलता है कि भाई एक्सरसाइज पीरियड जो है दोस्तों, वो क्या होगा, उसको एक्सरसाइज पीरियड के दौरान कंटिन्यू करो एज पर आई गैप। आई गैप मतलब गाइडेंस नोट 19। बस याद रखना जो आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है उसको अपन बोल देंगे शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट, ठीक है। और दूसरा, अगर ये ऑप्शन आपको फॉलो नहीं करना है तो फिर आप बहुत फ्री हो, आप फ्री हो तो उसको अप्लाई कर दो रेट्रोस्पेक्टिव वैल्यूएशन। रेट्रोस्पेक्टिव वैल्यूएशन मतलब यही वाला ऑप्शन कि पहले वैल्यूएशन करो ट्रांजिशन डेट पे, और जो आपका कैरिंग अमाउंट आ रहा है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग पे, उन दोनों को कंपेयर करो, कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसको जर्नलिज्म में ट्रांसफर, है ना। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। सर तीसरा लास्ट, वेस्टिंग पीरियड भी ओवर हो गया और ऑप्शन भी एक्सरसाइज हो गए। जब ऑप्शन ही एक्सरसाइज हो गए इसका मतलब ईशॉप स्कीम ही खत्म हो गई। तो मैंने क्या लिखा है, हाँ हाँ, ईशॉप आउटस्टैंडिंग डज नॉट एग्जिस्ट ओनली इन द बुक्स। तो इसको अपने को यस और नो बोलो। डन। और ये नवंबर 23 का क्वेश्चन अपन ने पिछले वाले सेशन में ही कर लिया था। तो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा शेयर बेस्ड पेमेंट जितना सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में दिया हुआ है,
along with the adjustment of Ind AS 101 is over. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, नोट्स भी वहां पे अपडेट होंगे और मैं मेरा क्वेश्चन बैंक भी ड्राइव पे अपडेट कर देता हूं। तो अब आपकी जिम्मेदारी है बिजनेस कॉम्बिनेशन के रिवीजन तक आपको शेयर बेस्ड पेमेंट के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेने हैं हाथों हाथ। मैंने बहुत डिटेल में जाके रिवीजन कराया है, आप आराम से एक एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन डिस्कस किया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप उठाना ये मेरा क्वेश्चन बैंक, ये क्वेश्चन बैंक आप इसको सॉल्व कर लेना। ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चंस इसमें आपको सिमिलर लगेंगे स्टडी मटेरियल के। मैंने इसमें आरटीपी और पास्ट एग्जाम पूरा डाल दिया है, ठीक है, तो आप वो पूरा सॉल्व कर सकते हो, डोंट यू वरी। अगला टॉपिक हमारा होगा बिजनेस कॉम्बिनेशन का रिवीजन, और वो कब होगा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ग्रुप पे भी इन्फॉर्म कर दूंगा। स्टे कनेक्टेड, कोई भी डाउट्स हो मुझे व्हाट्सएप करना, और रिवीजन अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना, और डू शेयर योर फीडबैक if it's really helping you guys. Okay, that's it from my side. All the best, keep studying for May 25. Bye.